वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन लेन में आपका स्वागत है। और पीछे हमने जितने भी वीडियोस थे वो रिलेटेड थे अपने मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, जिसमें अपन ने विभिन्न प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड चर्चा की। उसके बाद अपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में भी देखा, जैल सीआर परिपथ और अनुनादी स्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में अपने डिटेल से चर्चा कर ली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस थी मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी बार मतलब विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है, और उसकी बारे में अपन डिटेल से आगे कंटिन्यू वीडियो जारी रखेंगे। और विभिन्न प्रकार के विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड टर्म्स और ये विद्युत क्षेत्र निकालने के तरीके, इनसे रिलेटेड नियम, इनके बारे में अब कंटिन्यू वीडियो करेंगे, ताकि क्योंकि अपना जब बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब अपन जो चीज़ें हैं अपनी वो अच्छे से कवर हो जाएंगी और अपन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर आवेश स्थिर रहता है। यानी कि कोई भौतिक विज्ञान की इस शाखा जिसमें वस्तुओं पर आवेश, उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर आवेश स्थिर रहता है। यानी कि जो आवेश होता है, प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो मतलब स्थिर रहता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता है। अगर मूवमेंट किया तो फिर वो किस में आ जाएगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि दोनों में आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों शो करेगा, गतिशील आवेश। जबकि स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें आएंगी उनसे। ठीक है, यानी कि स्थिर आवेश किसकी बात करेगा? स्थिर विद्युत की बात करेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने अच्छे से समझ लिए। अब आगे चलते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वास्तव में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसका वह गुण जो मतलब अन्य वस्तुओं को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि अट्रैक्ट या रिप्लेसिव यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी। तो वो जो गुण है वो क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। और विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, और दोनों का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है दोस्तों, अब विद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। यहाँ से अब छोटे छोटे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए कि ये किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम। एसआई मात्रक कूलम, तथा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है, जिसे फ्रैंकलिन या स्थिर विद्युत इकाई भी कहते हैं। और एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है। ये डायरेक्ट मतलब मान पूछ लिया जाता है कि एक कूलम किसके बराबर होगा? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होगा। बहुत ही अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आए भी हैं। मान पूछा है डायरेक्ट, इसमें कोई शंका नहीं है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, लगभग इतना मान होता है किसका? एक फैराडे का। कितना? 96,500 कूलम। यानी कि इस प्रकार क्या है? आवेश कूलम एक बहुत बड़ा मात्रक है। आवेश का जो मात्रक कूलम है वो एक बहुत बड़ा मात्रक है, इस कारण इसे छोटे मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। जैसे एक माइक्रो कूलम कितना होगा? 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 और पिको का मतलब 10⁻12। यानी माइक्रो कूलम 10⁻12 कूलम और एक नैनो कूलम 10⁻9 कूलम, एक पिको कूलम 10⁻12 कूलम। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स नेक्स्ट, जो क्या है? प्रावैद्युत पदार्थ। क्या होता है प्रावैद्युत पदार्थ? कुछ कुचालकों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, अर्थात आवेश, धनावेश और ऋणावेश सूक्ष्म रूप से स्थानीय पृथक हो जाते हैं। यानी कि जब कुचालकों को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो उनमें क्या होता है कि जो आवेश मतलब सेटल नहीं होते हैं और उन तो
वो विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने में उनमें जो आवेशों का वितरण है वो स्थानीय रूप से पृथक अलग अलग हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा उनमें क्या होगा, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसे पदार्थ प्राविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्राविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। और इसके उदाहरण है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राविद्युत पदार्थों के उदाहरण बताइए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्राविद्युत पदार्थ के उदाहरण के कौन कौन से थे, कागज, रबड़, अभ्रक, एबोनाइट, ये किसके उदाहरण है, प्राविद्युत पदार्थ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और अच्छे से अपन को कवर करना है। अब चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। आवेशन की विधियाँ, मतलब जो आवेश होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। आवेशन की 3 विधियाँ, चालन, घर्षण और प्रेरण। चालन में क्या होता है कि जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, चालन के कारण होती है। और चालन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। और यानी कि इसमें क्या होगा, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश होता है। यानी इसमें या तो धनात्मक आवेश होगा या फिर ऋणात्मक आवेश होगा। चालन क्या करेगा, चालन में इलेक्ट्रॉनों का ही तो होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तभी तो क्या होगा, उसमें चालन होगा, धारा प्रवाहित होगी। इस कारण उसमें आवेशों का क्या होगा, चालन विधि द्वारा क्या होगा, वितरण होगा। ये मोस्टली किस में होता है, जो धात्विक पदार्थ होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है, चालन विधि द्वारा आवेशन होता है। दूसरी बात होती है घर्षण। घर्षण में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की बराबर मात्रा में उत्पत्ति होती है। यानी कि बराबर मात्रा में उत्पत्ति होती है। यानी कि जब अपन घर्षण करते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो उनमें आवेशों का वितरण क्या होगा, एक तो विपरीत प्रकृति का होगा, अलग अलग। जैसे दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं, जैसे बाल पर, जो मोस्टली एग्जाम्पल अपन ने देखा है फिजिक्स से रिलेटेड, जो क्या है कि जैसे बालों में कंघी रगड़ते हैं जोर से, तो उसमें क्या होता है, तो बालों पर और जो अन्य अपने कंघी उस पर क्या होगा, अलग अलग आवेश होगा। अगर बाल पर धनावेश है तो कंघी पर ऋणावेश, और कंघी पर ऋणावेश है तो बाल पे धनावेश। यानी कि अलग अलग प्रकृति का आवेश होगा और दोनों में बराबर मात्रा का आवेश उत्पन्न होगा। और इसकी जांच कैसे करेंगे, जैसे मान लो रगड़ कर अपन नीचे कोई भी पदार्थ रखे हुए हैं जैसे कागज़ के टुकड़े, तो वो इनको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी कंघी। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, चार्ज के कारण। क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न हो गया, उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। ये किस प्रकार से हुआ, घर्षण, यानी कि रगड़ने से। दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाने से जो आवेश उत्पन्न होगा, जो विधि होगी वो क्या होगी, घर्षण द्वारा आवेशन होगा दो वस्तुओं को आपस में। तीसरी इंपॉर्टेंट है प्रेरण। प्रेरण में क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को, यानी कोई चार्ज वाली वस्तु है, चार्ज को अन्य अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं। यानी कि कोई चार्ज वाली वस्तु है, उसको अन्य वस्तु को उसके पास रख दिया। यानी कि मतलब इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वस्तु होगी, बहुत ज़्यादा मतलब चार्जिंग वाली, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वाली जो वस्तु है उसके पास दूसरी वस्तु रखेंगे, तो जो दूसरी वस्तु है अनावेशित वस्तु, उसमें धनावेश और ऋणावेश प्रेरित होते हैं, और इस गुण को ही प्रेरण कहते हैं। यानी इसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। ये तो तीनों इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, चालन विधि, घर्षण, प्रेरण। यानी पूछ लिया जाता है निम्न में से आवेशन की कौन सी विधियाँ हैं, चालन, घर्षण और प्रेरण। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी हैं और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। अब थोड़ी सी 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। धनात्मक आवेश के दौरान द्रव्यमान में कमी होती है और ऋणात्मक आवेश के दौरान द्रव्यमान में वृद्धि होती है। धनात्मक आवेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा, जो चार्जिंग होगी, मतलब एक वस्तु है जिसमें प्लस माइनस बराबर चार्ज है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, धनावेशों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक आवेश के दौरान क्या होगा, द्रव्यमान में कमी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बाहर। और ऋणात्मक आवेश के दौरान द्रव्यमान में वृद्धि हुई, जब कोई आवेशित मतलब वस्तु है जिसमें बराबर आवेश है, ऋणावेश और धनावेश, जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी। तो ऋणात्मक आवेश के दौरान क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन और आएंगे अंदर तो क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी, यानी कि
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी ऋणात्मक आवेश के दौरान क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। और आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है। आवेश क्यू बराबर एन ई, जो आवेश का क्वांटीकृत का सिद्धांत है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, यानी कि आवेश का हमेशा संरक्षण होता है, सुरक्षित रहता है, न तो आवेश रेस्ट होता है न उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, और ये थी अपनी पहली क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित, विद्युत स्थिर विद्युतिकी से संबंधित, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने टर्म्स आज कवर किए, और नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे जारी। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एक बात और दोस्तों, अपन जब डिफेंस को चूज किया है तो अंदर जो भय है, डर है किसी भी चीज़ का, चाहे एग्जाम का हो किसी भी चीज़ का, वो तो खत्म होना चाहिए। एक अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साहस होना चाहिए लड़ने का, यानी कि अपने आप को हर परिस्थिति में तैयार रखना, हर स्थिति में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, चाहे हार भी जाए ना तो भी घुटने नहीं टेकने। डिफेंस एस्पिरेंट मतलब मजबूत हौसला, मजबूत जज्बा और आत्मविश्वास के साथ एक मिसाल पेश करनी है अपन को, तब जाकर अपन एक डिफेंस के काबिल बनेंगे, और तभी अपन अपनी देश की सुरक्षा कर पाएंगे। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ कर रहे हो नियमितता के साथ कंटिन्यू कीजिए, ताकि अपन जो भी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा परफेक्शन आए। मतलब निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना अभ्यास के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट कीजिए अगले दिन का। और मिलते हैं फिर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।